जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। तो नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हिस्टोरिका सीवीटी पीजी के सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको पता है कि आपके सीवीटी पीजी का एग्जाम धीरे धीरे जो है आपके समीप आते जा रहा है। तो समीप तो एग्जाम आ रहा है और परेशान आप हो रहे हैं। तो आने वाले समय में जो आपके पास लगभग 50 दिनों का जो समय बचा हुआ है, उस समय में आपको पढ़ाई कैसे करनी है, किन किन बातों का विशेष ख्याल रखना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे मैनेज करना है, इन सारी चीजों के बारे में हम एक एक करके आपसे बात करने वाले हैं। साथ ही हम बताएंगे कि किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आपके सीवीटी पीजी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के बीच भी जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग एमए हिस्ट्री, ठीक है, एमए हिस्ट्री आने वाले समय में अपने आप में ये एक बहुत बड़ा कोर्स है और इसकी डिमांड काफी ज्यादा है एमए हिस्ट्री की। तो कैसे पढ़ाई करें आप कि आपको जेएनयू में, डीयू में, बीएचयू में, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में खूब आसानी से एडमिशन मिल जाए। तो पूरा रोड मैप मैं अंतिम 50 दिनों का आपको बताने वाला हूं कि 50 दिनों में आपकी पढ़ाई किस तरीके से होनी चाहिए, किन किन बातों का विशेष ख्याल आपको रखना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे होंगे 50 डेज का जो स्ट्रेटजी है हम आपको एक एक करके समझाएंगे। यहाँ पर हमने मैप दे रखा है जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। जनवरी में 27 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक जो है आपके पास मात्र कितने दिनों का समय है। अगर हम बात करें तो मात्र आपके पास जो है ना कितने दिनों का समय है, 5 दिनों का। यानी कि जनवरी में आपके पास 5 दिनों का समय है, 27 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक। इसके बाद फरवरी में 28 डेज जो है आपके पास है और इधर मार्च में जो है ना 16 डेज है, क्योंकि एमए हिस्ट्री का एग्जाम जब भी होगा 16 तारीख के बाद ही होगा, क्योंकि 13 से आपके सीवीटी पीजी का एग्जाम शुरू हो रहा है। तो 2-3 दिन बाद ही जो है ना एमए हिस्ट्री का एग्जाम होगा। तो इस तरह से जो है हम लोग मोटा मोटी 50 दिन की पूरी तैयारी कैसे होगी, किस तरह से पढ़ना होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम इसको बात कर लें तो देखिए भाई, आपके पास कितने सेकेंड है, कितने मिनट हैं, 1176 घंटे हैं, ठीक है ना। और 27 तारीख को अगर जोड़ लिया जाए तो 49 डे है आपके पास, 7 हफ्ते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी हमने यहाँ पर दे रखा है। ये पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी, उसको देख लीजिएगा। तो आपके पास समय पर्याप्त है। अगर आप शून्य पर हैं, ठीक है ना, आप यहाँ शून्य पर हैं और शून्य से आपको कहाँ जाना है, इस शिखर पे जाना है, ठीक है। शून्य से शिखर की यात्रा आपको 50 दिनों में करनी है। कितने दिनों में करनी है, 50 दिन में जो है ना शून्य से शिखर की यात्रा करनी है। तो आने वाले जो आपके 50 दिन हैं वो कैसे बीतेंगे, आप अपने दिनचर्या में किस तरह के सुधार लाएंगे, ये सारी चीजें हम आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए, रोना बंद कीजिए, सब कुछ संभव है। भाई रोना बंद कीजिए, सब कुछ संभव है। कितनी अच्छी लाइन है ना। जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं, हम बैठ करके सोच रहे होते हैं कि अरे समय तो कम है, अब हम कैसे तैयारी कर पाएंगे, सिलेबस इतना बड़ा है, समय कम है, मैनेज नहीं हो पाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, छोड़ देते हैं, अगले साल कर लेंगे। जो बच्चे अभी 3 टाइप के बच्चे जो हैं, पहला वैसे लोग जिन्होंने अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली है, दूसरा वैसे लोग जिन्होंने अपनी तैयारी आधी करी है, और तीसरा ऐसे लोग जिन्होंने बिल्कुल तैयारी करा ही नहीं है, अभी वो सोच रहे हैं कि हम आने वाले समय में पढ़ाई कैसे करेंगे। तो सोचने के बजाय वो रो रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं बार बार कि सर 50 दिन का समय है, मैम 50 दिन का समय है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या करें, अगले साल के लिए टाल दें। बिल्कुल भाई, सब कुछ संभव है, ठीक है ना, सब कुछ संभव है अगर आप एक बार ठान ले तो। इसलिए रोना बंद कीजिए, सब कुछ संभव है। कैसे संभव है मैं आगे आप लोगों को बताता हूं एक एक करके, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपके सक्सेस का स्टेप्स क्या हो सकते हैं, कौन कौन से स्टेप होंगे जिसको कि आप फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं
टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पा सकते हैं। टारगेट क्या होना चाहिए? डीयू होना चाहिए, ठीक है, बीएचयू होना चाहिए, जेएनयू होना चाहिए और एचसीयू होना चाहिए, ठीक है। आपको टारगेट इन्हीं का करना है बस। बाकी अगर आपको इधर उधर एडमिशन पाना है तो मैं बता रहा हूं ना, आप कुछ भी मत पढ़िए, जाकर के एमए हिस्ट्री का एंट्रेंस एग्जाम दे दीजिए, आपको जो है ना किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाएगा। आपको 70 नंबर पे भी एडमिशन मिलेगा, आपको 60 नंबर पे भी एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो एडमिशन को लेकर के परेशान नहीं होना। परेशान किस चीज को लेकर के होना है कि मुझे अच्छे जगह पर एडमिशन पाना है। तो अब आप एडमिशन पाएंगे कैसे, क्या क्या करना होगा? तो पढ़ने का समय बढ़ाइए, यानी कि आपके स्टडी का जो टाइम है ना, आप कितने देर पढ़ाई कर रहे हो उसको बढ़ा लीजिए। अब आप पूछेंगे सर कितने घंटे पढ़े आपके अनुसार? तो हमारे अनुसार आप 10 से 12 घंटे पढ़िए अगर आपको अच्छे जगह पर एडमिशन पाना है तो। अब ये 12 घंटे कैसे होने चाहिए, ठीक है। अगर आप 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो ये 12 घंटे कैसे बांटना है आपको? 3 घंटे क्या पढ़ना है, फिर 3 घंटे क्या पढ़ना है, फिर 3 घंटे क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका बटा हुआ होना चाहिए सारा समय। मैं अभी आगे समझा देता हूं। इसके बाद सिलेबस को 3 भाग में बांटिए। आपका जो एमए हिस्ट्री का सिलेबस है, जिसका पेपर कोड HUQP09 है, इस सिलेबस को लीजिए, इसको 3 भाग में बांटिए। सिलेबस तो ऑलरेडी 3 हिस्से में बटा हुआ है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री, लेकिन आपको अपने हिसाब से बांटना है। सबसे पहला पसंदीदा जो सिलेबस है आपका, आप सभी लोगों ने सिलेबस देखा होगा, जो लोग भी सीयूईटी पीजी का तैयारी कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने सिलेबस नहीं देखा है, ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो एक काम करिए, जाइए हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, वहां से जो है आप हमारे सिलेबस को डाउनलोड करिए, HUQP09 को, और देखिए सिलेबस को। तो सिलेबस को 3 हिस्से में हम लोग बांटेंगे। सबसे पहला पसंदीदा, यानी कि ऐसा सिलेबस का एक ऐसा पार्ट जो आपको काफी ज्यादा पसंद हो, ठीक है ना। लोग कहते हैं ना कि अरे वाह, इंडस वैली ये तो मेरा फेवरेट है, कहीं से पूछो मैं बताऊंगा। दूसरा नापसंद, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे बाबा मेरे से नहीं होगा भाई, प्री हिस्ट्री नहीं होगा, नहीं कर पा रहे हैं हम, बुक ऑथर का नाम याद ही नहीं होता है, तो इसको आप नापसंद में रख लीजिए। तीसरा दोनों नहीं, ठीक है ना, यानी कि कुछ ऐसे पार्ट हैं जो पसंद भी हैं नहीं भी हैं, ठीक है ना, यानी कि वो थोड़ा थोड़ा पसंद भी है नापसंद भी है, बस आप उनको जबरदस्ती खींचे जा रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने सिलेबस को 3 हिस्से में बांटिए पहले। अगर आपको एंशिएंट के मौर्य पीरियड, गुप्ता या फिर लेटर गुप्ता पसंद है तो उनको पसंदीदा में डाल दीजिए। नापसंद में अगर आपको वैदिक कल्चर है, प्री हिस्ट्री है, उसको नापसंद में डालिए, ठीक है। तो इस तरह से आप बांटिए पहले। सेम यही चीज मिडिवल में करिए, मॉडर्न में करिए, मैं एक एक करके समझाता हूं, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहां पर स्कोरिंग और नॉट स्कोरिंग, ठीक है, पसंदीदा नापसंद दोनों नहीं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, पढ़ना तो सबको पड़ेगा, पढ़ना तो सबको पड़ेगा। तो आपको एक चीज उसमें ध्यान देनी है कि स्कोरिंग कौन कौन सा है, कहां कहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपका पसंदीदा, मानिए कि मैं लिख देता हूं मौर्य पीरियड जो है आपका पसंदीदा है, ठीक है, लेकिन वैदिक और सिंधु, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आपका पसंदीदा नहीं है। तो आपको पता है ना कि मौर्य आपका अच्छे से तैयार है, तो यहां से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा वैदिक सिंधु से भी पूछे जाते हैं जो कि आपको नापसंद है। तो आप एक बांट लीजिए, ठीक है ना, इस तरह का एक चार्ट बनाइए, उसमें बांटिए कि स्कोरिंग कौन सा है और जो स्कोरिंग नहीं है उसको भी लिखिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो स्कोरिंग है उसको पढ़ लेना है, वो चाहे आपका पसंदीदा हो चाहे नापसंद हो। मानिए कि आपको गवर्नर जनरल पसंद नहीं है पढ़ना, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, क्योंकि वहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो आपको पढ़ना ही होगा, हर हाल में पढ़ना होगा। वो आपका पसंद हो नापसंद हो, आपके पसंद से एनटीए क्वेश्चन नहीं बनाएगा, आपको उसे पढ़ना होगा, बार बार पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको पहले ही फिक्स कर लेनी है। आने वाले 50 दिनों में आप इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत एक कॉपी पेन लेकर के बैठिए और उसमें लिखिए कि आपको पसंद क्या है नापसंद क्या है, कौन सा टॉपिक आपका अच्छे से तैयार है, कौन सा टॉपिक नहीं तैयार है। जो नहीं तैयार है उस पर 2 घंटा ज्यादा समय दीजिए,
जो तैयार है उस पे 2 घंटा कम समय दीजिए, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ाई करनी है। अब किस तरह से करनी है आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सारे लोग कई दिनों से पूछ रहे थे कि सर बताइए बताइए बताइए, कई सारे लोग जो है बता भी चुके हैं, लेकिन द हिस्टोरिका जो है थोड़ा सा लेट किया। इसलिए लेट किया क्योंकि हम लोग जो है पिछले 3 सालों से सीयूईटी पीजी हिस्ट्री को बहुत करीब से देखते आ रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि हर साल रैंक 1 जो है द हिस्टोरिका के खाते में चला आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर ले तो जितने भी आंदोलन हुए थे, वो चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे आदिवासी आंदोलन हो, चाहे 1857 की क्रांति हो, चाहे सन्यासी विद्रोह हो, चाहे नील विद्रोह हो, ठीक है, ये सभी चीजों को एक एक करके अच्छे से नोट करके याद कर लेना होगा, ठीक है। तो पहली चीज। दूसरी चीज, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर्स वगैरह निकले, जितने भी प्रेस के एक्ट वगैरह आए, जितने भी मॉडर्न में बुक्स वगैरह लिखे गए, वो चाहे रविंद्रनाथ टैगोर का हो, चाहे बंकिम चंद्र चटर्जी जी का हो, ठीक है, आपसे पूछ देगा कि आनंद मठ किस समय लिखा गया, किस पुस्तक में नील विद्रोह के बारे में जानकारी मिलती है, किस पुस्तक से सन्यासी विद्रोह के बारे में जानकारी मिलती है, तो आप क्या आंसर करेंगे, कौन सी बुक, कौन सी मैगजीन कब आई, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैगजीन और न्यूज़पेपर्स वगैरह अच्छे से पढ़ लेना होगा। यहाँ तीसरा टॉपिक है बीडी सावरकर और बी आर अम्बेडकर, क्योंकि आप देखेंगे बी आर अम्बेडकर से हमेशा 2 क्वेश्चंस आया है और इस बार भी आएगा, तो बी आर अम्बेडकर को छोड़ना नहीं है, बीडी सावरकर को भी छोड़ना नहीं है। इसके साथ साथ आप और किसको पढ़ सकते हैं, तिलक को पढ़ लीजिएगा, बोस जी को पढ़ लीजिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, राजा राम मोहन रॉय को पढ़ना मत भूलिएगा। मॉडर्न वाले बच्चे अच्छे से सुन ले भाई, इन सभी लोगों को अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। देवेंद्रनाथ टैगोर को अच्छे से पढ़िएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर को पढ़िएगा, और हमारे माननीय जो है ना गांधी जी को पढ़ना मत भूलिएगा, ठीक है। तो इतने महापुरुषों को खूब अच्छे से पढ़ करके जाना है। हमेशा लाला लाजपत राय से, भगत सिंह से प्रश्न पूछा जाता है, तो इन लोगों को एक एक नजर खूब अच्छे से पढ़ लेना होगा। इसके बाद गवर्नर जनरल और उनके पॉलिसीज, आपसे पूछ दिया जाएगा कि विश्वविद्यालय आयोग कब आया, सिंचाई आयोग कब आया, अकाल आयोग का गठन कब हुआ, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। किस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, इस चीज को आप लोग खूब अच्छे से पढ़िएगा, खूब अच्छे से पढ़िएगा। यहां से हमेशा ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। विश्वविद्यालयों की स्थापना कब होती है, मेडिकल कॉलेज कब बनता है, बनारस में संस्कृत कॉलेज किसके टाइम पीरियड में बनता है, महालवाड़ी कब आया, रैयतवाड़ी कब आया, अस्थायी बंदोबस्त कब से शुरू किया गया, पहला गवर्नर जनरल कौन था, पहला वायसराय कौन था, प्रेस एक्ट किसके समय में आया, कौन से वायसराय की हत्या कर दी गई, इन सारी चीजों को खूब अच्छे से पढ़ करके जाना है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद जितने भी कमीशंस वगैरह आए, चाहे वो क्या बोलते हैं विश्वविद्यालय आयोग हो गए, ठीक है, वो चाहे शिक्षा के कमीशंस हो गए, मार्ले मिंटो सुधार वगैरह आपको पढ़ लेना है, 1835 का एक्ट वगैरह पढ़ लेना है, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वगैरह पढ़ लेना है, इन सबको खूब अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। वो चाहे क्या बोलते हैं शिक्षा को लेकर के प्रमुख कौन कौन से सुधार हुए, मैकाले की नीति क्या थी, इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद एंग्लो फ्रेंच, एंग्लो मराठा, इनको जरूर से पढ़ना है, एंग्लो फ्रेंच, एंग्लो मराठा, ठीक है, एंग्लो वर्मा, एंग्लो नेपाल, इन सभी को अच्छे से पढ़िएगा। अवध, अवध के साथ अंग्रेजों का जो संघर्ष हुआ था उसको पढ़िएगा, और साथ ही बक्सर, प्लासी, इन सबको पढ़ना मत भूलिएगा। मीर जाफर, सादत अली खां, सुजाउद्दौला, मीर जाफर, इन सभी लोगों को अच्छे से पढ़िएगा। अलीवर्दी खां, ठीक है, सिराजुद्दौला, निजामुल मुल्क, इन लोगों को अच्छे से पढ़ करके आइएगा। यानी कि लेटर मुगल भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है मॉडर्न का। इसके बाद जो कंपनियों का आगमन हुआ, ब्रिटिशर्स हो गए, ठीक है, इसके साथ साथ डच हो गए, पुर्तगीज हो गए, कब आए, इन्होंने कब कहां पर कौन सी फैक्ट्रीज वगैरह बनाई, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ना है। पहली फैक्ट्रीज कहां बनाई गई, दूसरी फैक्ट्री कहां बनी, ये लोग सूती वस्त्रों का व्यापार कहां से करते थे, ये सारी चीजें आपको पढ़ना होगा। बुक्स एंड ऑथर, मॉडर्न के बुक्स और ऑथर को तो जरूर से पढ़ लीजिएगा। मैं
इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को ऐप पे भी दे दूंगा, ग्रुप में भी शेयर करा दूंगा। तो मॉडर्न के इतने टॉपिक्स को खूब अच्छे से पढ़ करके जाना है, ठीक है। इसमें कोई लापरवाही नहीं करनी है। अगर आपका ये नहीं तैयार है तो भाई अभी अपना टाइम टेबल जो है बनाइए और इन सबको सबसे पहले पढ़िए जितना हम यहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं। इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले मौर्य से हमेशा ही ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन से हमेशा ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कि पण्याध्यक्ष क्या होता है, कुप्याध्यक्ष क्या होता है, संग्रहिता किसको कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। या कितने टैक्स वगैरह लिए जाते थे मौर्य पीरियड में, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। इसके बाद मौर्य के साथ साथ आपको जो है ना विदेशी आक्रमणों को भी पढ़ना होगा। इंडो ग्रीक हो गया, ठीक है, इंडो ग्रीक के साथ साथ बाद में आप हुन वगैरह को देख लीजिएगा, कनिष्क वगैरह को पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीजें आपको डेरियस, डेमेट्रियस, इन सभी लोगों को पढ़ना होगा। नहपान हो गए, कौन से सिक्के किसके द्वारा चलाए गए, ये सारी चीजें आपको एक नजर देख लेनी होगी। मौर्य का मतलब हो गया मौर्य के साथ साथ गुप्ता और सातवाहन, इनको भी पढ़ लेना होगा क्योंकि ये इन्हीं के आसपास आ जाते हैं। वाकाटक वगैरह एक नजर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले रखिए क्योंकि अगर एशियन में सबसे ज्यादा कहीं से प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी के आसपास से पूछा जाएगा। दूसरा प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री से पोर्ट्रीज वगैरह से हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है। साइट्स वगैरह से प्रश्न पूछा जाता है कि कहां से हड्डी के औजार मिले, कहां से जो है नुकीला औजार मिला, कहां से चपटा औजार मिला, कहां के औजार काफी सुडौल थे, कहां के औजार काफी भद्दे थे, और साथ ही पोर्ट्रीज वगैरह, ठीक है ना, पोर्ट्रीज वगैरह जरूर से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद मंदिर निर्माण कला की कब से शुरुआत होती है, कौन कौन से प्रमुख वस्तुकला थी, क्या क्या बने, कब, किसके समय, किस शैली में कौन से मंदिर का निर्माण हुआ। आपसे पूछ देगा लक्ष्मण मंदिर जो है किसके समय में बना था, या पूछा जा सकता है कि लक्ष्मण मंदिर किस शैली में बना है, दशावतार मंदिर किसके समय का है, आप क्या बोलते हैं कैलाशनाथ टेम्पल के बारे में बताइए, या फिर आप राजराजेश्वर के समय के मंदिरों के बारे में बताइए, चोलों के समय के मंदिरों के बारे में बताइए। तो इसको आपको पढ़ लेना होगा। बुक्स एंड ऑथर, यानी कि कौन कौन सी प्रमुख किताबें रही, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, किरातार्जुनियम के लेखक कौन है, रत्नावली के लेखक कौन है, विक्रमोर्वशीयम के लेखक कौन है। तो आपको एंशिएंट लेखकों का नाम खूब अच्छे से पढ़ लेना होगा। रामपाल चरित किसने लिखा, बृहत कथा मंजरी किसकी है, बृहत कथा किसका है, क्षेमेंद्र ने कौन सी बुक लिखी, राजशेखर की कौन सी बुक है, ये सबको खूब अच्छे से पढ़िएगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं ना और आने वाले 50 दिनों में हमारे बताए गए तरीकों से पढ़ाई करते हैं तो भाई जेएनयू डीयू या बीएचयू कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना, खूब आसानी से एडमिशन होगा। इसके बाद पोर्ट्रीज वगैरह यहाँ लिख दिया गया है। संगम एज से हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो संगम एज को जो है खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से प्रमुख संगम हुए, और साथ ही इनके समय में कौन कौन से प्रमुख संगम के साथ साथ बुक्स वगैरह लिखे गए। व्याकरण बुक कौन सी है, किस बुक में जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, किस बुक में बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, किस बुक में जो है कन्नगी की कथा है, जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है, तोलकपियम में क्या है, 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख कहाँ हमें मिलता है, किस संगमकालीन ग्रंथ में मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। इसके बाद गुप्ता अंपायर आ जाता है और लेटर गुप्ता, ठीक है। तो गुप्ता में आपको क्या पढ़ना है अच्छे से अगर मैं बताऊं तो चंद्रगुप्त सेकंड को पढ़िएगा, स्कंदगुप्त को पढ़िएगा, समुद्रगुप्त को पढ़िएगा। इनके द्वारा कौन कौन से प्रमुख सिक्के चलाए गए और कौन कौन से प्रमुख काम किए गए, ये चीज आपको याद रखना होगा। कुमारगुप्त के टाइम पीरियड में कौन कौन से प्रमुख काम हुए, ठीक है, किसने किस टाइप के सिक्के चलवाए थे, ये सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं। तो इसलिए आप लोग इसको खूब अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे यूट्यूब वाली जो लेक्चर है उसको फॉलो करते रहिए, हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ जाइए, ठीक है। उसमें आपको फिर से 40 दिनों में सारी चीजें एक बार अच्छे से पढ़ाई जाएगी। तो अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं, फी भी उसकी काफी कम है, ठीक है ना, आपको जो है 999 रुपए में क्रैश कोर्स मिल जाएगा। उसमें आपको पूरा सिलेबस एक बार फिर से अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद रिलीजियस रिफॉर्म्स, यानी कि जैनिज्म, बुद्धिज्म, शैविज्म, भगवतीज्म, वैष्णविज्म, ये सारी चीजें, आजीवक क्या थे, ये सारी चीजें आपको पढ़ाया जाएगा।
इसके साथ साथ थोड़ा सा लेटर गुप्ता में आपको हर्ष वगैरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, हर्ष के एडमिनिस्ट्रेशन से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कि हर्ष के समय के जो गज सेना के अध्यक्ष थे उनको क्या कहा जाता था, भंडी कौन था, ग्रहवर्मा कौन था, हर्ष के मित्र का क्या नाम था, हंसवेग कौन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा सा पल्लवास, राष्ट्रकूटास, ठीक है, इनको पढ़िएगा, पालों को पढ़ लीजिएगा, चालुक्यों को पढ़ लीजिएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष को जो है एक नजर देख लीजिएगा एंशिएंट में। बस इतना ही है, खूब अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। चलिए अगर हम थोड़ा मिडिवल पीरियड की बात कर लें तो आपको मुगल टाइम्स की बुक और उनके लेखकों का नाम अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि भाई इन लोगों ने बिल्कुल क्रांति ला दिया था। मराठास को देख लेना है, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। तो अब आपको मोहम्मद बिन तुगलक ही नहीं पढ़ना है, आपको फिरोज शाह तुगलक भी पढ़ना है, गियासुद्दीन तुगलक भी पढ़ना है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक इसलिए खास हो जाता है क्योंकि इसका टाइम पीरियड भी काफी लंबा रहा था, ठीक है, इसका साम्राज्य भी सबसे बड़ा रहा था और ये काफी विवादित व्यक्ति भी था, तो इसलिए एमबीटी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। विजयनगर जरूर से पढ़िएगा, विजयनगर में संगम, सालू, तुलू और अराबीडू। तो विजयनगर में कौन से यात्री किसके टाइम पीरियड में आए, वो क्या करते थे, कौन सा व्यक्ति जो है विजयनगर साम्राज्य के वो अच्छे से विस्तार पूर्वक बताता है, ठीक है ना, कौन सा यात्री विजयनगर साम्राज्य के पतन के बारे में चर्चा करता है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से देखनी होगी। इसके बाद चोलास हो गए, जो कि हमेशा मैं इस बार भी कह रहा हूं, यहाँ पर भी कह रहा हूं, चोलों से तीन से कम जो है ना क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो 3 क्वेश्चन आप इससे सिर्फ चोलों से फिक्स मान करके चलिए। चोलों के एडमिनिस्ट्रेशन को, इनके मंदिर वगैरह की जो वास्तुकला थी इसको, ठीक है, इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़िएगा। चोलों के समय में जो श्रीलंका की विजय किया गया था या फिर जो बंगाल पे विजय पाया गया था, उन सभी चीजों को अच्छे से पढ़ना होगा। इसके बाद सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना है, ठीक है, कि किसने कौन सी विभाग की स्थापना करी, शाहना ए मंडी क्या था, दीवाने बंदगान क्या था, दीवाने खैरात क्या था, या फिर तुर्काने चहलगानी क्या था, ठीक है, अमीरे आखुर किसको पद दिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा। ये सारी चीजें आपको हमारे क्रैश कोर्स में दोबारा से पढ़ाई जाएंगी, यूट्यूब के लाइव लेक्चर्स में भी आपको एमसीक्यूज के थ्रू ये सारी चीजें मिलेंगी और ऑलरेडी जो है प्रहार बैच में खूब अच्छे से पढ़ा दिया गया है। इसके बाद भक्ति सूफी, भाई बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमेशा 2 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, भक्ति और सूफी से। तो कौन कौन से प्रमुख सूफी संत हुए, किस संप्रदाय से थे, नक्शबंदिया क्या था, चिश्तिया क्या था, ठीक है, सोहरावर्दी क्या था, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना होगा। भक्ति में तुलसीदास को पढ़ लीजिएगा। महाराष्ट्र के प्रमुख संत कौन थे, नामदेव, ज्ञानेश्वर वगैरह वगैरह को खूब अच्छे से देखिएगा। चैतन्य स्वामी को देख लीजिएगा, शंकर देव को देख लीजिएगा, शंकराचार्य को पढ़ना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ दक्षिण भारत के जो शैव और भक्ति आंदोलन हुए थे उनको खूब अच्छे से पढ़ना होगा, जिसमें कि अलवार और नैनार आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद कौन से डिपार्टमेंट जो है सल्तनत पीरियड में बनाए गए थे, ये चीज आपको पढ़ना होगा। मुगल पीरियड का भी पढ़ना होगा, मुगल समय के कौन से इमारत किसके समय में बने थे, ठीक है, आपसे पूछ देगा कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया, इलाहाबाद का किला किसने बनवाया, फतेहपुर सीकरी का दरवाजा किसने बनवाया, ये सारी चीजें। इसके साथ साथ जहांगीर, अकबर और हुमायूं की प्रमुख विजय कौन कौन सी थी, इन्होंने कश्मीर पे विजय कब किया, गुजरात पे विजय कब किया, रणथंभौर पे विजय कब किया, ठीक है, कंधार कब इनके हाथों से निकल गया, खानवा की लड़ाई कब हुई। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ना होगा। इसके साथ साथ कौन से बुक्स का, जैसे कि मानिए कि किस किस किताबों का अरबी से फारसी में अनुवाद हुआ, संस्कृत से फारसी में हुआ, नल दमयंती का किसके द्वारा किया गया, महाभारत रामायण का किसके द्वारा किया गया मुगलों के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको खूब अच्छे से पढ़ना होगा, देखना होगा। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया, ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके साथ साथ मुगल कालीन जो प्रमुख डिपार्टमेंट थे, ठीक है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि मुगल काल के जागीरदारी व्यवस्था कैसी थी, जागीर क्या था, मनसब क्या था, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की, दाग प्रथा कब शुरू किया गया, तीर्थ यात्रा, जजिया, ये सब कब लगाया गया, हटाया गया, ये सबको खूब अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इतने अच्छे से आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं, क्योंकि आप लोगों का विश्वास है द हिस्टोरिका पे, तो हम चाहते हैं कि आप लोग बिल्कुल
अच्छे से तैयारी करके जाएं एग्जाम देने, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। पहले आपके पास 49 दिन का जो है अभी समय है और पर्याप्त समय है। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो खूब अच्छे से सब कुछ पढ़ जाएंगे और आपके पास समय भी बच जाएगा। चलिए, तो ये सारी चीजें, कुछ सजेशंस होंगे हमारी तरफ से, कुछ सुझाव होंगे हमारे तरफ से आपके लिए। तो क्या क्या होंगे? सबसे पहले आप अपनी रूटीन बनाइए। रूटीन कैसे बनाना है? आपको पता है 24 घंटे का दिन है। आप डेली कॉलेज भी जाते हैं क्योंकि आप ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में हैं, ठीक है? तो आपको डेली कॉलेज भी जाना है। 24 घंटे का दिन हो रहा है, रात हो रहा है, दोनों मिलाकर के 24 घंटे हैं आपके पास एक दिन में, ठीक है? 24 घंटे में आपको 10 प्लस जो है किसको देना है? COET PG को देना है। बाकी आप 14 घंटे कॉलेज जाइए, खाइए, पीजिए, सोइए, घूमिए, जो भी करना है करिए, लेकिन 10 घंटे से कम पढ़ाई मत करिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अब ये 10 घंटे आपको कैसे बांटने हैं? तो मानिए कि आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल आपको नहीं आते हैं, तो उनको डेली 3 घंटे का समय दीजिए। 3 घंटे समय वैसे टॉपिक को दीजिए जो आपको खूब अच्छे से आते हैं, उनको पढ़िए, ठीक है? और बाकी 3 घंटे का समय आप MCQs और PYQs के प्रैक्टिस पे दीजिए। आपको जो भी क्लासेस वगैरह मिलती हैं उनको खूब अच्छे से करिए, ठीक है? तो आप अगर इस तरह से पढ़ाई करते हैं ना, तो भाई 1 घंटे किसी कमजोर टॉपिक, जो टॉपिक आपको नापसंद है, अगर आप डेली उसको, मानिए कि एक टॉपिक एंशिएंट का, एक टॉपिक मिडिवल का, एक टॉपिक मॉडर्न का, तीनों को 1-1 घंटा दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि पूरा सिलेबस ही आपको नापसंद है। अगर नापसंद है तो फिर एग्जाम ही मत दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे जगह से पढ़ाई करें, आपके मम्मी पापा का नाम रोशन हो, आपके गुरु का नाम रोशन हो, आपका नाम रोशन हो, तो भाई मेहनत आपको करना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ आपको उंगली पकड़ करके जो है चलाना जो है बता सकता हूँ, चलना सिखा सकता हूँ। बाकी आपको कैसे क्या करना है ये सारी चीजें मैं बता सकता हूँ, चलना आपको खुद ही है, ठीक है? इसके बाद फोकस ऑन योर गोल। आप सामने जहां पढ़ते हैं ना, लिख करके रख लीजिए 210 प्लस, ठीक है? 210 प्लस 300 में से, और दिन भर रात भर उसी को सोचिए और उसके हिसाब से तैयारी करिए। कहा जाता है ना कि जब पंछी आकाश में उड़ता है ना, तो वो अनावश्यक नहीं उड़ता है। अनावश्यक उड़ेगा तो ऊंची ऊंचाई पे नहीं उड़ेगा, नीचे ही रहेगा। लेकिन जब ऊंची ऊंचाई पे है तो समझिए कि कोई लक्ष्य लेकर के उड़ रहा है। तो इसी तरह से आपको एक लक्ष्य बनाना है और उसी लक्ष्य को जो है ना साधना है, सीधा जो है आपको उस पे वार करना है। आने वाले 50 दिन के लिए सब कुछ भूल जाइए। क्या क्या भूलना है आपको? मौसी कौन है, मौसा कौन है, नानी का तबीयत खराब है, चाची का तबीयत खराब है, ठीक है? इन सारी चीजों से दूर होइए। गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दे पा रहा हूं, बॉयफ्रेंड झगड़ा करता है, भाई कर लेने दो, कर लेने दो, कोई मतलब नहीं है। अगर एडमिशन नहीं हुआ ना तो वहीं कोसेगा कि पढ़ती नहीं थी तुम, पढ़ते नहीं थे तुम। तो इसलिए आपको 50 दिन जो है सभी चीजों से दूर होकर के तैयारी पे फोकस करना है। अपना मिजाज जो है, आपको अपना माइंड हमेशा फ्रेश रखना है, अच्छा सोचना है। सुबह उठिए, अच्छे विचारों के साथ उठिए, ठीक है? भजन सुन लीजिए। आपको जो सुबह में करना पसंद है, सुबह उठ करके ऐसी चीज करिए जिससे कि आपका दिन अच्छा जाए। बुरे लोगों से बचिए, ठीक है? जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हो, जो आपको गलत रास्ते बताते हो, ठीक है? और इसी के साथ साथ अपने तबीयत का विशेष ख्याल रखना है आपको, क्योंकि हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है। साथ ही अपने मम्मी पापा को भी कहते रहिए कि भाई आप लोग भी हमारे साथ साथ अच्छे से रहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को कुछ होगा तो मैं भी परेशान होऊंगा। तो इसलिए आप लोग भी अपना ख्याल रखिए और मैं भी ख्याल रख रहा हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ। आप लोग भी अच्छे से रहिए, खाइए पीजिए और अपना काम करिए, ध्यान रखिए, ठीक है? सभी लोग अपना अपना ख्याल रखें, तब जो है आप जा करके अच्छे से पढ़ पाएंगे। डेली 10 घंटे से कम नहीं देना है। इस वीडियो के देखने के बाद कितने लोग 10 घंटे का समय देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है? चलिए, इसके बाद आपको अपने आसपास का माहौल जो है ना बिल्कुल सही रखना है। सड़े हुए लोगों को दूर कर दीजिए। एक सड़ा हुआ आलू पूरे आलू को सड़ा डालता है। बचपन में क्या था कि घर पे ऐसे आलू की खेती होती थी, तो आलू तो काफी ज्यादा होता था, तो बेच देने के बाद जो घर पे रखने के लिए, घर पे खाने के लिए जो रखा जाता था, तो 2-3 महीना सही रहता था, फिर सड़ना शुरू हो जाता था। तो मम्मी डेली इतना इतना सड़ा हुआ आलू निकाल करके फेंकती थी। तो एक दिन पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? छोटा था मैं। मम्मी बोली कि
एक सड़ा हुआ आलू जो है ना छूट जा रहा है प्रतिदिन, और वो फिर 20 आलू को सड़ा दे रहा है। तो ऐसे सड़े हुए लोगों से बचिए, वरना वो आपको आखिरी समय में खत्म कर डालेंगे। तो अच्छे लोगों से बातचीत करिए, जो आपको मोटिवेट करते हो, जो आपका सपोर्ट करते हो, जो आपका सहयोग करते हो, जो आपका साथ देते हो। ऐसे लोगों से बचिए जो ये कहता हो कि मैंने तो इतना पढ़ लिया, मुझे तो ये आ रहा है, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं। ऐसे लोगों से कहिए प्रभु आप ब्रह्मा हैं, हम रंक हैं, आप अपने रास्ते जाइए, हम जहां हैं ठीक है। खुद पे विश्वास रखिए, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, दुनिया में बहुत सारी चीजें देखने सोचने के लिए है, इस पे ध्यान नहीं देना है। खुद पे विश्वास रखिए, यकीन रखिए और उम्मीद रखिए और मेहनत करिए। कौन क्या कर रहा है, कौन कितना पढ़ लिया, किसका सिलेबस कंप्लीट है, टेस्ट में किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे क्यों कम आ रहे हैं। आपके कम आ रहे हैं, आप खुद से पूछिए ना क्यों कम आ रहे हैं, उसको ठीक करिए, फिर से टेस्ट दीजिए। अनगिनत टेस्ट जो है आपको फरवरी के महीने में मिलने वाले हैं, तो उसकी गिनती ही नहीं होगी, तो टेस्ट दीजिए, ठीक है। इसके बाद सोर्स जो है आपको ज्यादा फॉलो नहीं करना है कि उपिंदर सिंह भी पढ़ लें, द हिस्टोरिका की ई बुक भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, आर्या देख लेते हैं, किरण देख लेते हैं, वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं करना है भाई। किसी एक या दो सोर्स को फॉलो करिए और उसी को बार बार पढ़िए, उसी को बार बार पढ़िए, क्योंकि आपके एग्जाम में ना 75 में से 75 कोई नहीं करेगा। मैं हमेशा से कहते आया हूं, आपको कितना करना है, अगर आप 55 से 60 क्वेश्चन भी करते हैं ना, तो जेएनयू खूब आसानी से मिलेगा आपको, ठीक है। जेएनयू खूब आसानी से मिलेगा, तो 55 से 60 का लक्ष्य फिक्स करके चलिए कि 75 में से जो है हमें क्या करना है, 55 से 60 क्वेश्चन सही करना है। अगर आप इतना करते हैं तो आप 210 के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको 55 से 60 इतने ही करने हैं, इससे ज्यादा का लक्ष्य नहीं बनाना है, क्योंकि 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो किसी को नहीं आएंगे। बट आपको ऐसे प्रश्न गलत नहीं करने हैं जो सबको आ रहे हैं, लेकिन आप उसको भी गलत करके आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए सोर्स ज्यादा फॉलो मत करिए, एक ऐसी बुक रख लीजिए जिससे आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करिए, द हिस्टोरिकल की ई बुक पढ़ लीजिए, ठीक है। और जल्द ही आधी मिल गई है, आधा जल्द ही आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। बाकी एक और कोई किताब आप चाहो तो रख सकते हो, वरना सब कुछ साइड करके आपने जो नोट्स बनाया है ना, उस नोट्स को पढ़िए, वही नोट्स जो है आपके लिए रामबाण साबित होगा। चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारा क्रैश कोर्स जो है आ चुका है, अंतिम 40 दिन की तैयारी आपको इसमें कराई जाएगी। आपको अच्छे से पूरा हिस्ट्री फिर से पढ़ाया जाएगा। कैसे पढ़ाया जाएगा, तो एंशिएंट से 10 लेक्चर होंगे, मिडिवल से 10 होंगे, मॉडर्न से 10 होंगे, 10-10 लेक्चर में जो है पूरा कोर्स हम कवर कराने वाले हैं। एक क्लास जो है 1.5 से 2 घंटे की हो सकती है, और उसमें सब कुछ अच्छे से बताया जाएगा, समझाया जाएगा। ऐसी चीजें बताई जाएंगी जो कि आपके एग्जाम में आ सकती है या आने की पूरी पूरी संभावना बन सकती है। तो इसलिए अगर आप हमारे प्रहार बैच से नहीं जुड़े हैं, हमारे टेस्ट सीरीज से अगर आप जुड़े हैं, तब भी आपको क्रैश कोर्स लेना होगा, वरना आप ऐसे क्रैश कोर्स लेकर के जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस कोर्स की जो फी है 31 जनवरी तक मात्र कितना है भाई, मात्र कितना है, 999 रुपए, ठीक है। तो इसमें जो है आपको सारी तैयारी खूब अच्छे से करने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ द हिस्टोरिका की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। आप, क्योंकि आखिरी समय में प्रैक्टिस ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ते सील पे पड़त निशान। तो आपको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है। आपने कितना पढ़ा है उसके लिए आपको टेस्ट देना होगा, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिल जाएंगे, फुल टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर इतने सारे फीचर्स जो है हमारे टेस्ट के आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा, ऐप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है। आपको ये कूपन कोड CUET-PG 2025 यूज करना है, और जैसे ही आप कूपन कोड यूज करते हैं, आपको जो है ना ये कितने का पड़ जाएगा भाई, 899 रुपए का, ठीक है। 899 रुपए का ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगा आपको। इसमें MCQs की क्लासेस भी मिलेंगी, क्लास नोट्स, ई बुक, PDF वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जो कि आपके तैयारी को और आसान और सुलभ बना सकती है। तो ये सारी चीजें आपको कर लेना है। चलिए, इसके बाद पेड क्लासेस के लिए आप इस नंबर पे 9142719681 पे मैसेज करिएगा, ठीक है, जिसमें कि आपको पेड क्लासेस भी मिलेंगी। खूब अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। आखिरी समय में अगर आप डेली 10 घंटा देते हैं तो JNU DU BHU कोई बड़ी चीज नहीं है भाई, BHU की कट ऑफ कम जाती है, ठीक है। 300 में से अगर आप 180 भी लाते हैं, 160 भी लाते हैं ना, तो BHU में एडमिशन मिलेगा। लेकिन पहला
लक्ष्य क्या रखना है, सबसे बड़ा वाला रखना है, ठीक है। बाकी तो बड़ा लक्ष्य रखेंगे तो छोटे तक तो पहुंच ही जाएंगे, उसकी चिंता नहीं करनी है। निस्वार्थ मन से, मन में बिना किसी स्वार्थ के आपको तैयारी करनी है, बस अच्छे से पढ़ना, ईमानदारी से मेहनत करना है। अगर नहीं हो रहा है बार बार करिए, नहीं हो रहा है बार बार करिए, परेशान नहीं होना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना। मैं बिल्कुल आप लोगों पे यकीन रखता हूं कि अगर आप लोग अच्छे से मेहनत कर लेते हैं ना, तो भाई जितने लोग भी हमसे जुड़ करके हिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे हमारे बैच के हों, चाहे टेस्ट सीरीज के हों, चाहे यूट्यूब के बच्चे हों, या चाहे प्रस्थान बैच में जो बच्चे जुड़ेंगे वो लोग, बिल्कुल बेहतर रिजल्ट आएगा और आप घर नहीं बैठेंगे, कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो ही जाएगा। तो चलिए भाई, ये सारी जानकारी रही आज के इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर से लिख दीजिएगा, लिखना मत भूलिएगा। बाकी इसको अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ख्याल रखिए आप सभी लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।